हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में इमरजेंसी वाले चैप्टर को देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया था और इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन दोनों को कवर करेंगे। फिर हम इमरजेंसी के जो भी प्रोविजंस हैं उनका क्रिटिसिज्म देखेंगे और इसके साथ आज का ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि इस चैप्टर में मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको एक बार रिकैप करवा दूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में ये देखा था कि ये आर्टिकल 352 में है। फिर हमने नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के ग्राउंड्स के बारे में देखा था। फिर हमने नेशनल इमरजेंसी से संबंधित जो भी प्रोक्लेमेशन होता है उसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में देखा था और फिर नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन के बारे में देखा था। ड्यूरेशन के बाद फिर हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी को जब इम्पोज किया जाता है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। और लास्ट में हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कितनी बार हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रेसिडेंट रूल को देखने वाले हैं और प्रेसिडेंट रूल को ख़त्म करने के बाद हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखने वाले हैं। तो आई वेलकम कि आपको इस बहुत ही एनरिचिंग सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के कंटेंट पे आऊँ, मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट रूल। इसी को हम स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एडवर्स सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे देश में तीन प्रकार के इमरजेंसीज की बात की थी। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंट रूल और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के इमरजेंसी की बात की थी। तो ये जो दूसरा प्रेसिडेंट रूल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में है। तो आज हम इसे प्रेसिडेंट रूल के बारे में देखेंगे कि इनके कौन कौन से ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन है, यानी किन किन आधारों पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 356 के तहत ये कहा गया है कि जब भी किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई राज्य संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब यह है कि उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। और इस आधार पे अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट को इस बात का पावर देता है कि वो उस कंसर्न स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सके। और दूसरा जो ग्राउंड है वो ये कि अगर सेंटर एक डायरेक्शन देता है स्टेट को और स्टेट उस डायरेक्शन से कंप्लाई करने में केपेबल नहीं है या चूक जाती है, तो ऐसे स्थिति में भी आर्टिकल 365 इस बात का ऑथराइजेशन प्रेसिडेंट को देता है कि वो उस कंसर्न स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सके। अब इन दोनों आर्टिकल के अलावा एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 355। अब देखिए, प्रेसिडेंट को हमने देखा कि इस बात की शक्ति है कि वो किसी स्टेट में इन दो अनुच्छेदों के तहत जो भी बातें कही गई है उसके तहत प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट को इस बात का अधिकार या सेंटर को इस बात का अधिकार आर्टिकल 355 देता है कि वो प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में इम्पोज कर सके, क्योंकि आर्टिकल 355 सेंटर पे एक ड्यूटी थोपता है। और वो ड्यूटी ये है कि सेंटर हमेशा इस बात को इंश्योर करेगा कि इस देश के अंदर जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रही हो। और फिर अगर किसी स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन से कोई खतरा उत्पन्न हो गया हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस से कोई खतरा उत्पन्न हो गया हो तो ऐसी स्थिति में भी उस राज्य की रक्षा करे। और अपने इसी रक्षा करने की जो ड्यूटी है उसी के तहत अगर सेंटर चाहे तो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकती है। तो आपको आर्टिकल 355 भी याद रखना है क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 356 और 365। बिकॉज 355 ही वो आर्टिकल है जिसके कारण सेंटर के पास इस बात की शक्ति मिलती है कि वो प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में इम्पोज कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम प्रेसिडेंट रूल के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें तो इसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि किसी भी प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के भीतर इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाना चाहिए
और ये अप्रूवल सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के संबंध में जो भी बातें थी उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। जैसे नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जो पीरियड था वो 1 मंथ था, और फिर वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी की बात थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल का पीरियड है वो 2 मंथ है और सिंपल मेजॉरिटी है। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर प्रोक्लेमेशन के टाइम पे लोकसभा सेशन में नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जब भी दोबारा से लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो उसकी पहली सिटिंग से लेकर 30 दिनों के भीतर अगर लोकसभा ने इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव नहीं किया, तो फिर ये प्रोक्लेमेशन पावर में नहीं आ पाएगा। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 30 मार्च को प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन आया, ठीक है। अभी लोकसभा सेशन में नहीं है। अब 1 जुलाई को लोकसभा सेशन में आती है, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तो 1 जुलाई से लेके अगर 31 जुलाई तक लोकसभा ने इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव नहीं किया, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं हो पाएगा। और अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि लोकसभा के अप्रूवल से पहले, जब तक लोकसभा सेशन में नहीं, तो उससे पहले राज्यसभा से अप्रूवल मिलना जरूरी है। तो ये बातें यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। फिर देखते हैं कि जब एक बारी इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट रूल जो है वो 6 महीने के लिए लग जाता है किसी भी स्टेट में, और इसको हम मैक्सिमम 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको हर 6 महीने करके 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे जब हम एक चीज़ देखते हैं कि इसको मैक्सिमम 3 साल के पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए हम नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बार 6 महीने का पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे ये चीज़ नेशनल इमरजेंसी से अलग है। इसका एक रीज़न है दोस्तों। अगर हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है, तो हमारे अंदर देश की जो भी यूनिट है सेंटर के अलावा, उनको भी तवज्जो देनी पड़ेगी, उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जितना सेंटर को दिया जाता है। तभी जाके हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अब मान लीजिए कि ये 3 ईयर के बदले इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाए, तो क्या उस देश में उस राज्य की अपनी कोई आइडेंटिटी रह जाएगी? उस राज्य का अपना कोई अस्तित्व रह जाएगा? तो क्या ये हमारे फेडरल प्रोविजन के खिलाफ नहीं हो जाएगा? तो इस वजह से कि हमारे फेडरल सिस्टम में ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, और उस राज्य में जो भी समस्याएं आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए, इसके लिए प्रेसिडेंट रूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और इसके पीरियड को मैक्सिमम 3 साल तक लिमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रेसिडेंट रूल में अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल 1 ईयर के लिए लग चुका है, तो 1 ईयर से ज़्यादा अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, तो 2 कंडीशन में मैच होने चाहिए। ये पहला है ये कि या तो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या इंडिया के किसी भी पार्ट में इम्पोज होना चाहिए, तभी आप किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई कर दिया है कि उस कंसर्न स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस कंसर्न स्टेट में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इलेक्शन को हेल्प नहीं किया जा सकता, तब जाके किसी भी स्टेट में 1 साल से ज़्यादा, है ना, 1 साल से ज़्यादा का प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इस प्रोविजन को दोस्तों 44th अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से शामिल किया गया। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि यूं तो प्रेसिडेंट रूल को 3 साल के मैक्सिमम पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, तो आपको ये दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप 1 साल से ज़्यादा किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल के इम्पोज होने के बाद प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स आ जाते हैं, जैसे कि वो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को अपने पास ले सकता है, और जो गवर्नर है या कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव है उसके पावर को भी अपने पास ले सकता है। फिर
प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पावर के बारे में ये डिक्लेयर कर सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी। तो इन दो बातों की शक्ति प्रेसिडेंट के पास आ जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देता है और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो गवर्नर है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ऑन करता है या संभालता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो या तो स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड करेगा या फिर डिसॉल्व करेगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट रूल के से रिलेटेड जो भी प्रोक्लेमेशन है उसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल का पीरियड 2 महीने है। तो उस 2 महीने के पीरियड में प्रेसिडेंट केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन उस 2 महीने के भीतर अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल मिल गया है प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को, तो उसके बाद अगर प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है। ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। और आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास दो टाइप की शक्तियां हैं कि वो या तो दो ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास कि वो या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दे या फिर डिसॉल्व कर दे। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के बाद वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। हमने देखा अभी भी कि रिसेंटली मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया गया है। अब मणिपुर पे मैंने एक छोटी वीडियो बनाई है, बहुत छोटी वीडियो बनाई है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर ही। तो मणिपुर के संबंध में मैंने उसमें बहुत सारी बातें बताई है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर देखिए, अब जब प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया या डिसॉल्व कर दिया तो ऐसे में स्टेट का जो बजट है या जो भी लेजिस्लेटिव बिल्स हैं इसको पास करने का काम पार्लियामेंट के पास चला जाएगा। क्योंकि स्टेट में भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही हो लेकिन उस स्टेट में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो हमेशा चलते रहते हैं ताकि देश का विकास रुके नहीं। तो इसलिए उस राज्य में और हमारे देश में जो विकास ना रुके इसके लिए स्टेट का बजट पास होना जरूरी होता है, अलग अलग बिल्स पास होने जरूरी होते हैं। तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो या डिसॉल्व हो, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, तो ऐसी स्थिति में स्टेट के बजट को और बिल्स को पास करने का काम हमारा पार्लियामेंट का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया हो या फिर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट रूल के खत्म होने के बाद भी ऑपरेटिव होता है। यानी किसी राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लागू है और उस दौरान पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है या प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो वो ऑर्डर और कानून प्रेसिडेंट रूल उस राज्य में खत्म हो गया है उसके बाद भी ऑपरेटिव रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस बात की शक्ति है कि वो उस कानून को रिपील कर दे, उसमें बदलाव ला दे या उसको दोबारा से पारित कर दे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप में स्टेट हाई कोर्ट की जो पावर है उसको नहीं ले सकता। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं, लेकिन जो जुडिशियल फंक्शन है वो उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास ही रहते हैं। प्रेसिडेंट चाहे भी तो स्टेट हाई कोर्ट के फंक्शंस को या पावर को अपने आप में नहीं ले सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कंपैरिजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। हमने अभी तक नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इन दो टाइप के इमरजेंसीज को पढ़ा है। तो इन दोनों टाइप की इमरजेंसीज में हमको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट रूल में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या और असमानताएं हैं, दोनों में क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम नेशनल इमरजेंसी के इम्पोजिशन के कारण की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को केवल 3 कारणों से इम्पोज किया जा सकता है, वो वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रेबेलियन हो। वहीं प्रेसिडेंट रूल को भी इम्पोज करने के 2 आधार हैं कि अगर किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए और दूसरा कि सेंटर ने अगर कोई डायरेक्शन स्टेट को दिया है और स्टेट इस डायरेक्शन से कंप्लाई करने में सक्षम नहीं है तो फिर आर्टिकल 356 का यूज हो सकता है और प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन हो सकता है। फिर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है, इस आधार पे अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ही नेशनल इमरजेंसी को भी प्रोक्लेम करता है लेकिन कैबिनेट के एडवाइस पे।
और प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करता है, लेकिन गवर्नर के रिपोर्ट पे या फिर अदरवाइज उसको ऐसा फील हो कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है। तो दोनों ही इमरजेंसीज को प्रोक्लेम करने का काम प्रेसिडेंट का है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे पूरे देश में या देश के किसी स्पेसिफिक पार्ट में इम्पोज हो सकता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही इम्पोज होता है, ये पूरे देश में इम्पोज नहीं हो सकता। फिर अगर हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 महीना है, और इसे हर 6 महीने पे कंटिन्यू करने के लिए एक अलग से स्पेशल मेजोरिटी से इस रिकंटिन्यूएशन का जो अप्रूवल होता है उसको लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट रूल के लिए जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो 2 महीने है, और हर एक 6 महीने पे भी इसको भी रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन जहां नेशनल इमरजेंसी को इनडेफिनिट पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है, वहीं प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाने के भी कंडीशंस हैं। अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए भी 2 कंडीशन है, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले की है। फिर देखते हैं इफेक्ट ऑन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को देखें तो हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पूरा पूरा कंट्रोल हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। वहीं प्रेसिडेंट रूल में हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, और जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रूल्स बनाता है। ठीक है, गवर्नर मेक्स रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लेजिस्लेटिव कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल पे क्या फर्क पड़ता है, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स के लिए लॉ बनाती है, और फंडामेंटल राइट्स का जो है वो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। केवल 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 और 21। ये 2 राइट को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं। अब टेक्निकल मैं बात करूं तो ये राइट्स सस्पेंड नहीं होते, केवल इन राइट्स को इन्फोर्स कराने का जो हमारा कोर्ट जाने का राइट है वो सस्पेंड हो जाता है। और वो भी सारे राइट का इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं होता, केवल उन्हीं राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है जिसको पार्लियामेंट्री ऑर्डर में जिसका मेंशन होता है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, प्रेसिडेंट रूल की बात करें, तो स्टेट असेंबली जो है वो या तो डिसॉल्व हो सकती है या सस्पेंड हो सकती है, और पार्लियामेंट ही स्टेट के लिए कानून बनाता है इस सिचुएशन में भी। फिर देखते हैं जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को अभी तक केवल 3 बार, 1962, 1971 और 1975, केवल 3 बार इम्पोज किया गया है। ये जो पहले 2 हैं 1962 और 71 वाले, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी थे, वहीं 1975 वाला इंटरनल इमरजेंसी था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। पहली बार इसको पंजाब में यूज किया गया था 1951 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल का यूज कब कब हुआ है। अभी जिसकी चर्चा मैंने आपसे की कंपैरिजन में, उसी को हम एक बार इलैबोरेट करके देख लेते हैं। दोस्तों, 1950 के बाद से प्रेसिडेंट रूल को 125 बार से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा चुका है। पहली बार इसको पंजाब में 1951 में इस्तेमाल किया गया था। अब इसी प्रोविजन को लेके जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुआ था, तो फिर उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ये एक डेड लेटर है, यानी एक मृत पत्र है। लेकिन आजकल कई ऐसी सब्सीक्वेंट हम इवेंट्स देखते हैं कि मणिपुर में अभी हाल ही में आप देखिए, या फिर बिहार में कई ऐसे इवेंट्स हैं हमारे इंडिया के हिस्ट्री में जो इस बात को दर्शाते हैं कि जिस प्रोविजन को डॉक्टर अंबेडकर ने डेड लेटर बनने का होप किया था, वो डेड लेटर के बदले एक डेडली वेपन बन गया है। ठीक है, और इसको बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अगेंस्ट में इस वेपन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एच.वी. कामत सर ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर तो डेड हो गए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से के इमरजेंसी के प्रोविजन से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलाइव है। तो जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने डेड लेटर कहा था वो अभी तक अलाइव है, और डेड लेटर के बदले ये डेडली वेपन बन चुका है। तो ये एच.वी. कामत ने इन्होंने कहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये बातें जो है ये आपको मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। जब भी आप किसी भी आइडिया का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको पता होना चाहिए
कि प्रोज में क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कॉन में क्या पॉइंट्स लिखने हैं। इससे क्या होता है कि हमारा अप्रोच एक बैलेंस्ड अप्रोच बन जाता है और लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं जो कि एक पॉजिटिव वे में होता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है। अब इस संबंध में मैंने आपको एक 38th अमेंडमेंट नेशनल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था कि 38th अमेंडमेंट ने क्या किया था कि इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को या फिर प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है कि प्रेसिडेंट अगर इस बात से सेटिस्फाई है कि किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट के इस सेटिस्फेक्शन को 38th अमेंडमेंट ने फाइनल और कंक्लूसिव मान के इसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर कर दिया था। यानी अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो चुका है तो इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक केस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो केस कौन सा है? एसआर बोमई केस 1994। इस केस में दोस्तों कई सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ताकि इससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो बेहतर हो और आप किसी भी चीज़ को इस बात से समझ पाएं कि कैसे किस तरीके से किसी भी आइडिया का विकास होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। यानी इसका जो प्रेसिडेंट रूल को अगर किसी भी स्टेट में इम्पोज किया जाता है तो उसको जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फिर इन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो रेलेवेंट होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक होना चाहिए। अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन है, जो प्रोक्लेमेशन है, उसको कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकता है, उसको हटा सकता है। ये एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को प्रूफ करने का जो दायित्व है, जो बर्डन है, वो सेंटर के पास है कि आपको मटेरियल रिलेवेंट उसको उपलब्ध करवाना है कि हमने इस आधार के पे किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया है। तो आपने जिस आधार की चर्चा की है उस वो आधार एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कोर्ट को पेश करना। फिर कोर्ट ने कहा हाँ, फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो प्रोक्लेमेशन था वो इनवैलिड था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो कोर्ट्स के पास ये अधिकार है कि वो उस स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसको कि डिसमिस कर दिया गया था उसको रिस्टोर कर सके और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिवाइव कर सके अगर उसको सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया अभी ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सस्पेंड करे या डिसॉल्व करे। तो दोनों केसेस में अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जिसको कि डिसमिस कर दिया गया था उसको रिस्टोर कर सकता है और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी रिवाइव कर सकता है। फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेक्युलर पॉलिटिक्स को अपनाती है, माफ कीजिएगा, अगर नॉन सेक्युलर अगर पॉलिटिक्स को अपनाती है, धर्म के नाम पे राजनीति का प्रयोग करती है, तो ऐसी स्थिति में भी 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि किसी इस राज्य की सरकार ने धार्मिक राजनीति शुरू कर दी तो उस स्टेट में भी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। ऐसा एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो आर्टिकल 356 के तहत पावर है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है और इसको ओकेजनली ही यूज किया जाना चाहिए। इसको जितना फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट रूल के बारे में था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां पे ये बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन है वो प्रॉपर है और कौन कौन से ऐसी स्थितियां होंगी जहां पे इसके इम्प्रॉपर होने की बात सामने आएगी। तो देखते हैं दोस्तों। अगर हंग असेंबली है, हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टियों का गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम नहीं हुआ, तो इस ऐसी स्थिति को हम हंग असेंबली कहते हैं। तो हंग असेंबली के केस में अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है तो उसको प्रॉपर यूज माना जाता है। फिर अगर कोई मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे और क्योंकि उसको असेंबली में डिफीट मिली हो, है ना, उस पे जो अविश्वास प्रस्ताव है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो पास हो गया हो, तो फिर मिनिस्ट्री अगर रिजाइन कर देती है तो ऐसे केस में भी अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में इम्पोज किया जाता है तो इसको प्रॉपर माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा। फिर मैंने बताया आपको 365 वाला कि जब अगर सेंटर स्टेट को कोई डायरेक्शन दे और स्टेट उस डायरेक्शन को पूरा करने में सक्षम ना हो या चूक जाए, तो ऐसे स्थिति में भी
अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है तो उसे प्रॉपर माना जाएगा। और फिर आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो फिर उसके बाद अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है तो उसे प्रॉपर माना जाएगा। फिर अगर हम इम्प्रॉपर यूज की बात करें तो इम्प्रॉपर कब होगा, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, जैसे अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए रिकमेंड कर दिया है बिना इस बात की जांच किए कि एक अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, ये माफ कीजिएगा केमिस्ट्री नहीं, ये मिनिस्ट्री हो जाएगा। ये अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये मिनिस्ट्री हो जाएगा। तो अगर बिना किसी अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री को फॉर्म किए अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को इस बात के लिए कहा है कि आप उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दीजिए, तो फिर ये इसको इम्प्रॉपर माना जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री को इस बात के लिए अलाउ किए हुए कि वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे, तो ऐसे स्थिति में भी गवर्नर जो है ऐसी स्थिति में भी इस प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन इम्प्रॉपर माना जाएगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर राज्य में इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ है लेकिन वो इंटरनल सबवर्जन में के लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब इस हद तक नहीं हुआ कि इंटरनल सबवर्जन में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर ऐसे स्थिति में भी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है तो उसको इम्प्रॉपर माना जाएगा। फिर अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी गलत प्रशासन के आधार पे किसी भी, मान लीजिए स्टेट पे ये एलिगेशन लगाया गया कि इस स्टेट में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में करप्शन को बेस बना के या माल एडमिनिस्ट्रेशन को बेस बना के अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है तो उसको इम्प्रॉपर माना जाएगा। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे कि प्रेसिडेंट रूल जो है अभी तक तेलंगाना और छत्तीसगढ़ यहाँ इन दोनों जगहों पे कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए ये राज्य भी बहुत ज़्यादा नए हैं, क्योंकि तेलंगाना बना है 2014 में, माफ़ कीजिएगा 2014 में तेलंगाना बना है, 2000 में छत्तीसगढ़ बना है ना। तो पिछले लगभग 25 सालों में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ये अस्तित्व में आए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कभी भी प्रेसिडेंट रूल अब अभी तक इम्पोज नहीं किया गया है। फिर मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है, और अभी हाल ही में 11वीं बार, टोटल 11वीं बार मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है। तो ये दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी प्रेसिडेंट रूल को पूरा फिनिश कर लिया, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के तहत आता है। अगर दोस्तों हम इसके डिक्लेरेशन के ग्राउंड की बात करें, यानी किन किन आधारों पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, तो दोस्तों अगर हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को खतरा हो, हमारे देश के किसी भी पार्ट में या पूरे देश में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा हो या इंडिया के क्रेडिट को खतरा हो, तो ऐसे स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। अब आपको ध्यान में रखना है ये कि अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया गया है। फिर दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को 38 अमेंडमेंट ने जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर कर दिया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसको डिलीट करके इसको दोबारा जुडिशियल रिव्यू के अंडर ला दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी के इम्पोजिशन के लिए, तो दोस्तों इसके भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जो पीरियड है वो 2 महीने है, और इसको भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और इस केस में भी अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो दोबारा जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो उसकी पहली मीटिंग से अगले 30 दिनों तक ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा। अगर 30 दिनों के अंदर लोकसभा ने इसको अप्रूवल दे दिया तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाएगा, और अगर लोकसभा ने अप्रूवल नहीं दिया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बीच में राज्यसभा के द्वारा इसको पास किया जाना जरूरी है। जब तक हम लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूट होने का वेट कर रहे हैं तब तक राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया जाना अनिवार्य है। फिर दोस्तों देखिए कि जिस तरीके से नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, इन दोनों में क्या बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हो गया है तो वो इनडेफिनिट पीरियड तक लागू रहेगा जब तक कि उसको हटा नहीं लिया जाता। ठीक है। फिर यहाँ पे वही है कि इसके ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी मैक्सिमम पीरियड हमारे संविधान में इसका प्रिस्क्राइब नहीं है। दोस्तों अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इम्पोज किया गया है तो उसको हटाया भी जाएगा, तो इसका जो रिवोकेशन होता है वो प्रेसिडेंट करता है किसी दूसरे सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के माध्यम से।
किसी भी टाइम को कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। फिर हम देखते हैं कि इसके रिवोकेशन के लिए भी कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका रिवोकेशन था। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है। दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, वो पूरी की पूरी सेंटर के पास आ जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एकमात्र ऐसा सिचुएशन है, एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को भी रिड्यूस किया जा सकता है। जब मैंने आपको सुप्रीम सॉरी जब मैंने आपको ये पढ़ाया था संविधान की विशेषता पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि उनका जो भी खर्चा है, उनके खर्चे को कभी भी कम नहीं संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा और उनकी सैलरी को उनके टर्म के दौरान कभी भी कम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू है, तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को कम किया जा सकता है। तो ये एकमात्र ऐसी स्थिति है जब ये किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में देखा हमने कि कैसे ये हमारे देश को एडवर्स सिचुएशन से निकालता है, कैसे ये हमारे देश में दोबारा से पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करता है। लेकिन कुछ क्रिटिक हैं जिन्होंने इमरजेंसी के प्रोविजन की आलोचना भी की है। जैसे सबसे पहले तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट माना जाता है। दोस्तों, इससे पहले वाले नेशनल इमरजेंसी वाले लेक्चर में, जो कि इमरजेंसी के चैप्टर का पहला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे देश में इमरजेंसी इम्पोज होता है, तो हमारा देश फेडरल से यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इससे क्या है, हमारे फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचता है। तो ये हमारे फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। फिर देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है, ये सारे पावर यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं। फिर जो इमरजेंसी प्रोविजन है, इस ये प्रेसिडेंट को एक डिक्टेटर भी बना सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाते हैं। हमने देखा अभी कि जितनी भी इमरजेंसीज है, इनको प्रोक्लेम करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। फिर देखते हैं कि जो हाँ स्टेट है, इमरजेंसी के टाइम में उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो नलिफाइड हो जाती है, उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल शक्तियाँ नहीं रह पाती। फिर इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इसकी वजह से जो हम भी हमारा डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इन 5 आधारों पे जो क्रिटिक हैं, उन्होंने इमरजेंसी के प्रोविजंस को क्रिटिसाइज किया है। अब देखिए, अब कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने कि इमरजेंसी के प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश के बारे में क्या बोला है, हम देख लेते हैं। जैसे एच.वी. कामत ने कहा कि ये एक टोटलिटेरियन स्टेट का फाउंडेशन रखेगा, यानी ये हमारे देश को एक टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, जहाँ पे सभी के अधिकारों को दबाया जाएगा, सरकार मनमाने ढंग से काम करेगी। इसका इनका ये मतलब है। फिर के.टी. शाह कहते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन और रेट्रोग्रेशन का चैप्टर है। टी.टी. कृष्णमाचारी कहते हैं कि इस प्रोविजन के माध्यम से जो प्रेसिडेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप की तरह एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। तो ये टी.टी. कृष्णमाचारी ने कहा। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सनालिटीज थे जिन्होंने कि इमरजेंसी के प्रोविजन को सपोर्ट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए, जैसे ए.के. अय्यर। इन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लाइफ ब्रेथ है। फिर महावीर त्यागी ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से जो रिलेटेड प्रोविजन है, ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा, और फिर ये इस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंटेनेंस में देश की मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा इमरजेंसी का पूरा चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ भी होगा, मैं समझ सकता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो आप वहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा सुने, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, एक बार मैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दिया है पूरा। आप इस लिस्ट के माध्यम से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इमरजेंसी से, उनको सारे को एक साथ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के आपको दे दिया है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा जो भी इमरजेंसी प्रोविजन का चैप्टर था, चैप्टर 17, वो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगला जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर है, उसमें मैं आपके साथ फिर से हाजिर होने वाला हूँ, जहाँ पे हम राष्ट्रपति से फिर उस अगले लेक्चर को शुरू करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं विदा लूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है।
मेरे चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाके आप लक्ष्मीकांत की पूरी वीडियो देख सकते हैं। आपको ऐसा कंपाइलेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि लोगों को फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती, लेकिन जब आप किसी और के लेक्चर को देखोगे और मेरे लेक्चर को देखोगे तो आपको फिर अंदाज़ा लगेगा मैंने कितना ज़्यादा डिटेल में और कितने नुआंसेस को पकड़ते हुए इस लेक्चर को बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। बहुत ही जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने जनवरी महीने का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप जाके करंट अफेयर्स वहाँ से कवर कर सकते हो। अभी मैं अगले 1 वीक के अंदर जो भी जनवरी से लेके मार्च 2025, जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक के सारे एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को अलग-अलग छोटे-छोटे वीडियोज़ में कवर करूँगा। इससे आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन तो कम से कम नहीं छूटेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस को कवर कर लिया तो आप 80 टू 90% ऑफ क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट के कर पाएंगे। और एनवायरनमेंट का यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि 2013 के बाद से मिनिमम 11 क्वेश्चन दोस्तों हर एक साल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आप उस सीरीज का भी फायदा उठा सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।